अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल को हमने प्रूव करना है कि हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल क्लासिकल मैकेनिज्म कहता क्या है। ओके, तो सबसे पहले देखिए मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। तो इसमें हमारे पास पॉइंट वन है, P1 पॉइंट P2 है, ये x1 y1 x2 y2 है। अब यहाँ से P1 पॉइंट से P पॉइंट 2 तक जाने के लिए कई रास्ते हैं। एक रास्ता ये है, इसको वन रास्ता, ये सेकंड रास्ता है, ये थर्ड रास्ता है, ये फोर्थ रास्ता है। इसके अलावा और भी कई रास्ते हो सकते हैं। लेकिन जो अकॉर्डिंग दो प्रिंसिपल है, हैमिल्टन प्रिंसिपल, वो कहता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमेशा पार्टिकल वो तय करेगा, ये वाला। ओके, जिसमें टाइम का कम लगे और जो डिस्टेंस कम लगे। देर आर फोर पार्ट्स ऑफ पार्टिकल P1, यानी कि एक पार्टिकल P1 से P2 तक जाने के लिए चार पाथ्स हैं। इन चार पाथों में से वो एक ऐसे पाथ को चुनेगा जो सबसे शॉर्टेस्ट हो, या पांच लगा रहे हैं, पांच पाथ में से वो चूज करेगा जो सबसे कम डिस्टेंस हो और टाइम कम लगे, और वो यही होगा हमारे पास। ओके, Hamilton principle said that time required shortest and shorter distance. That path is called actual path or nearest to the actual path. यानी कि जो मेरे पास ये पाथ कहलाता है, ये शॉर्टेस्ट पाथ कहलाता है, या एक्चुअल पाथ कहलाता है, या फिर ये नियरेस्ट टू द एक्चुअल पाथ कहलाता है। बात का ऐसा होता है कि एक्चुअल पाथ तो यही होता है, यानी कि एक्चुअल पाथ, लेकिन हम जब उसको ड्रा करते हैं तो वो एक्चुअल पाथ के बिल्कुल साइड पर हो जाती है, हमारा हमसे लाइन लगा ड्रा करते वक्त। तो इसलिए हम इसको एक्चुअल पाथ कहते हैं, ये शॉर्टेस्ट पाथ कहते हैं, या नियरेस्ट टू द एक्चुअल पाथ कहते हैं। ओके, तो मेरे पास ये होता है, ये वाला। अब क्या होता है, इन दिस लैग्रांज वैल्यू इज मिनिमम, यानी कि जो लैग्रांज इक्वेशन है उसमें जो इसकी वैल्यू होती है शॉर्टेस्ट पाथ की, वो मिनिमम होती है। और लो एनर्जी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन, यानी कि इसमें जो एनर्जी होती है यहाँ से यहाँ तक, जाहिर बात है अगर डिस्टेंस कम है तो एनर्जी भी कम लगेगी, पावर कम लगेगी। इफ ऑल पार्ट्स अलोंग द विच द डायनामिक सिस्टम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, द एक्चुअल पाथ फॉलोड इज दैट विच मिनिमाइज द टाइम इंटीग्रल ऑफ लैग्रांज। यानी कि यही है कि उसमें टाइम मिनिमम कम लगे। इट मीन्स द मोशन ऑफ द सिस्टम फ्रॉम इंस्टेंट T1 T2 कैन बी रिप्रेजेंट, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उसको जो हैमिल्टन जो है हमारे पास लैग्रांज इक्वेशन में, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इसको हमने खुद से लिखा है, आई नाम दे इसका, यहाँ अपन नाम और भी दे सकते हैं, आई दे सकते हैं, MN जो भी नाम दे सकते हैं। तो ये T1 T2 है, और ये L है, और ये हमारे पास L क्या है, ये लैग्रेंशियन है, जो हम जानते हैं L इक्वल टू T V है। T काइनेटिक एनर्जी होती है, V पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर T को हम इंक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर इसकी वैल्यू को, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। इसके इंक्रीज करने से ये इंक्रीज होगा, इसके इंक्रीज करने से डिक्रीज होगा। ओके, अब ये है हमारे पास। ओके हो गया, ये इक्वेशन है कि जो ये वो इक्वेशन है जब हम P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक जाते हैं, और उस सिस्टम में जो मोशन की इक्वेशन होती है एट T1 एंड T2, यानी कि T1 से T2 तक, वो हमारे पास ये होती है। ओके, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं कि इसमें क्या कहता है कि इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, यानी कि जो हमने लास्ट इक्वेशन देखी थी उसको हम अगर इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की फॉर्म लिखे तो हम इस तरह लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0 होगा। अब ये डेल्टा है, आप इस तरह लिख ले, इस तरह लिख ले, वो आप लोग अपनी मर्जी है, वो इस 0 होता है एट T1 T2। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये सेम होता है, डेल्टा आर जो हमारे पास होता है, डेल्टा आर जो होता है हमारे पास T1 एंड T2 टाइम पर वो सेम होता है। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये हमें बहुत हेल्प करेगी। ओके, अगर नेक्स्ट डेरिवेशन प्रूव करेंगे ना इसमें कभी, तो इसमें बहुत हेल्प करेगी। तो ये हमारे पास इन टर्म्स कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की फॉर्म में जो हमारे पास इक्वेशन थे वो हमारे पास ये होती है, इज इक्वल टू 0 होती है। ओके, ये डेल्टा है, यानी कि चेंज है हमारे पास। ओके, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, यानी कि जो लास्ट इक्वेशन थी उसमें हमने इसको ऐड, एक लेफ्ट साइड पर भी इसको ऐड कर, राइट साइड पर भी इसको ऐड कर दिया, और ये इक्वल टू किसके होता है, 0 के इक्वल होता है। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। ओके, कि जो मेरे पास ये इक्वेशन है कि क्या वाकई इस 0 के इक्वल है या नहीं। तो अब इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूव में क्या करते हैं, कंसीडर एन केस ऑफ सिंगल, कि हम कंसीडर करते हैं एक सिंगल पार्टिकल है जो P1 पॉइंट से P2 तक जा रहा है। लेट R1, यानी कि T जब स्टार्ट हुआ तो जो इसका T1 था एंड डेल्टा आर,
यहाँ के P.2 पर तो चेंज आया ना डिस्टेंस में आर में, तो वो ये है आर दी पोजिशन ऑफ पोजिशन वैक्टर्स, ये पोजिशन वैक्टर्स हैं ऑफ अ पार्टिकल एट इंस्टेंट T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। आगे नेक्स्ट, अनदर पाथ हैविंग सेम पॉइंट्स ट्रेवल इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, द पाथ विल बी रिप्रेजेंटेड एज, यानी कि इसको आप एफ कह लें या जो नंबर से नाम दे लें, तो हमारे पास ये है, यानी कि इज आर प्लस डेल्टा आर, ये है हमारे पास कि हम किस एक दूसरा की बात कंसिडर कर रहे हैं जो कि सेम पॉइंट्स हैं, P1 और P2 सेम पॉइंट्स हैं और इन सेम इंटरवल टाइम, और सेम ही इंटरवल टाइम में जो हमारे पास है ना पार्टिकल वो है, तो उसको इक्वेशन को हम इस तरह डिनोट कर सकते हैं। ये इक्वेशन ये वाली है, ये यही है जो हमने ऊपर बयान की है, ये वाली इक्वेशन सेम है। तो अब हम इधर सेकंड न्यूटन लॉ जो ना सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करेंगे न्यूटन का, वो इज एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो हम जानते हैं जो हमारे पास ए इसको हम आर एस लिख सकते हैं, ओके। जो वेलोसिटी होती है उसको हम इस तरह लिखते हैं, ओके। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लिखा है बल्कि पीछे, ओके। लेकिन हम इधर आर की टर्म में यूज करेंगे तो इसको हम आर लिखेंगे। तो लेट वर्क का तो हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू एफ डी होता है, तो इसको मैं चेंज कर लूंगा तो हमारे पास डेल्टा डी बन जाएगा, या इसको मैं फिर एफ डेल्टा आर भी लिख सकता हूँ, ओके। डेल्टा को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है, ये नंबर इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ इसमें क्या है, हमारे पास फोर्स है, ये हमारे पास क्या फोर्स है। तो फोर्स को हम एज वी नो दैट टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन पार्टिकल, वो हम जानते हैं कि जो हमारे पास टोटल फोर्स होती है वो अप्लाइड फोर्स प्लस फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट इक्वल होती है। और जो हमारे पास फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट होती है इसको हम इग्नोर कर देते हैं, वो इग्नोर फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट अकॉर्डिंग टू वर्चुअल प्रिंसिपल के तहत हम फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट होती है उसको निगलेक्ट कर देते हैं, निगलेजिबल कर देते हैं। तो हमारे पास टोटल फोर्स इक्वल हो जाएगी अप्लाइड फोर्स। और हम यही कहते हैं जब भी हम टोटल फोर्स या फोर्स का नाम लेते हैं उधर हमारा जो कंसेप्ट है हम उधर अप्लाइड फोर्स की ही बात कर रहे होते हैं, ओके। तो अकॉर्डिंग टू वर्चुअल प्रिंसिपल जब हमारे पास 0 हो जाती है। अब जो हमारे पास ये है, ये हमने लिखा, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम अगेन यही फार्मूला यूज कर रहे हैं एफ डी एल, एफ ओके डेल्टा डी एल। तो अब हम इसमें जो हमारे पास एफ है टोटल फोर्स वो अप्लाइड फोर्स की इक्वल है, जो हमारे पास आर है डेल्टा डी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ या ऐसे, तो ये है हमारे पास। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ क्या, क्यों, क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू नेगेटिव ये डेल वी होता है हमारे पास, और डेल वी को मैं क्योंकि हमारे पास इन टर्म्स ऑफ आर ले रहे हैं तो इसलिए हमारे पास इधर भी आर आ जाएगा। अगर हम एक्स की फॉर्म लिखें तो हमारे पास ये इस तरह होगा एक्स, अगर वाई के तो वाई इधर जी हो जाएगा, लेकिन जो हम आर ले इसलिए हम इधर आर लिखेंगे, ओके। हम जानते हैं ना ये जो डेल किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है ना प्लस और के, ओके। तो यहाँ से हमने ये डेल वी की वैल्यू निकाली जो कि इक्वल है नेगेटिव एफ डेल आर के है, ओके। यहाँ से हमने जो है वैल्यू निकाली, ये है, ये किसकी इक्वल है डेल वी के, तो हमने इस यहाँ लगा ली और ये माइनस इधर आ जाएगा, ओके। यानी कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है वो इक्वेशन नंबर 2 है, इसके दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, तो हम इन दोनों को राइट हैंड साइड इक्वल कर देंगे, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी, ओके। अब इक्वेशन नंबर 3 बन चुकी है। अब हम सपोज करते हैं, लेट करते हैं हमारे पास ये आर डेल आर डॉट है और ये डेल यानी कि हमारे पास आर और ये आर है, दोनों है, ओके। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब इसको मैं जो इंटीग्रेशन पार्ट्स डिफरेंशियल पार्ट्स की मदद से इसको सॉल्व करूँगा प्रोडक्ट हवाले से, जो प्रोडक्ट रूल है उसके लिहाज से इसको मैं सॉल्व करूँगा। तो मेरे पास पहली फर्स्ट टर्म वैसे की वैसे, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव एज फर्स्ट का डेरिवेटिव मेरे पास ये आएगा, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, ओके। अब ये आंसर आ गया है, तो अब जो मेरे पास ये वैल्यू ना इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ जो मेरे पास ये है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इसकी मदद से मैंने ये लिख दिया, ओके, ये वाला। अब हमारे पास ये क्या हो गया, इसको मैंने सॉल्व कर दिया, मेरे पास ये वैल्यू बन गई और ये मेरे पास ये वैल्यू बन गई, यानी कि जो ये वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, इसको मैंने इधर रहने दिया, इसको इधर जग कर दिया, तो मेरे पास ये नेगेटिव वाली वैल्यू आ गई है। अब जो मेरे पास आर डबल डॉट और ये ना, इसकी वैल्यू को मैं अभी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगा इधर इस, तो ये मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी,
ओके, तो ये इक्वेशन नहीं है। अब इस इक्वेशन को हम नेक्स्ट पेज पर दोबारा अगेन लिखते हैं। वही इक्वेशन को मैंने अगेन लिखा, तो अब बस सिंपली इससे क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरे पास, हम जानते हैं कि जो मेरे पास ये होती है, ये काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी 1/mv²। काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी को मैं टी से डिनोट करता हूँ, जिस तरह ये लैंग्वेज इक्वेशन है इसमें ये काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जब मैं टी यूज़ कर लूँगा तो इसको मैं इधर ले आऊँगा, इसको मैं इधर ले आऊँगा, तो ये रीअरेंज करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगा। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा, जब इस इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, और इसको ये आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मेरे पास ये है, मैं स्टार्ट में कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये वाली इक्वेशन। ओके, तो जो मेरे पास डेल्टा आर था, डेल्टा आर एट T1 T2, ये मेरे पास किसकी इक्वल था, 0 के। तो 0 होगा तो 0 इससे मल्टीप्लाई तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास डेल्टा एल इज इक्वल टू 0 आ गया। यही मेरे पास हैमिल्टन प्रिंसिपल है। यानी कि मैंने कहा था ना स्टार्ट का, हमने इसको प्रूव करना है कि ये वाकई 0 की इक्वल है या नहीं। तो ये देखें हमारे पास जो एल आ गया, वो हमारे पास किस इक्वल आ गया है, 0 की इक्वल आ गया है।